हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स भाई ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए। मेरा नाम अंकित है और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुष्मिता। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग हिमाचल घूमने जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने झूठ बोला कि वो सिर्फ लड़कियों के साथ ही घूमने जा रही है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि मैं मेरे दोस्त विनय को ले आऊँगा और वो अपनी दोस्त कायरा को लेके आएंगी। हम लोगों का ग्रेजुएशन अभी पूरा हुआ था। हम लोगों को पता था कि हमारे पास यही मौका है कि हम हमारी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे लोगों की जॉब लगने वाली थी। इसलिए सोचा कि हम इस पल को यादगार बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। विशाखापट्टनम से हिमाचल का रास्ता लंबा था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कार में ही जाएंगे। मेरे खुद की कार थी, तो इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं थी और पैसे भी हमारे पास ठीक ठाक थे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान बनाया था कि ग्रेजुएशन के बाद तो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और वैसे भी हमारी फैमिलीज अच्छे घर से है, इसलिए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। विशाखापट्टनम से हिमाचल का रास्ता तकरीबन 2000 किलोमीटर का था। हम लोगों को 2 से 3 दिन तो लगने ही वाले थे। हम लोगों ने सोचा कि चाहे कितने दिन भी लगे, हम लोग एंजॉय करते जाएंगे। मैंने फिर विनय को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी उसके दोस्त को अपने घर बुला लिया। हम लोगों ने फिर अपनी ट्रिप चालू कर दी। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि बस यही ज़िंदगी है और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम लोग हिमाचल पहुँचे और वहाँ की एक होटल में रात रुकने का तय किया। हम लोगों का प्लान ये था कि उस रात को आराम करेंगे और दूसरी रात को घूमने चले जाएंगे और किसी और होटल में चेक इन कर लेंगे। हम लोगों के पास तकरीबन 15 से 20 दिन थे, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। हम लोगों ने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि हिमाचल में कौन सी जगहें देखने लायक है। उसके हिसाब से हम लोगों ने हमारा प्लान किया। पहले 5-6 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। हम लोगों ने घूमा, खाया, मौज की, बस हम लोग बहुत खुश थे। पर सारी चीज़ें बाद में बिगड़ने लगी। एक रात की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास ही बैठी थी और पीछे विनय और कायरा बैठे थे। थोड़ी ही देर में हम लोग एक जंगल के इलाके में आए। पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ, उसने अचानक से कहा कि गाड़ी रोको। मैंने कहा क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा शायद उसको वॉशरूम जाना होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरी और झाड़ियों के पीछे चले गई। तकरीबन 5 मिनट वेट करने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ से नहीं आई। मुझे उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने कायरा को कहा कि कायरा जाओ और देखो कि आखिर चक्कर क्या है। कायरा गई और थोड़ी ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं और विनय दौड़ते दौड़ते वहाँ गए तो देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड बेहोश पड़ी है और उसके नाक से खून निकल रहा था। मैं टेंशन में आ गया। उसकी सांसें अभी चालू है। फिर मेरे जान में जान आई। मैंने फिर उसके मुंह पे पानी छिड़का और थोड़ी ही देर में वो होश में आ गई। मैं बहुत खुश था। फिर हम लोगों ने एक होटल में चेक इन किया और वहीं पे सो गए। तकरीबन 1:30 बजे हम लोग उस होटल में पहुंचे थे। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक रूम बुक किया था और दूसरे रूम में वो दोनों ने। रात के 3 बजे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि जिस होटल में हम रुके हुए थे वो कॉटेज टाइप जैसी थी और वो शहर से थोड़ा दूर भी थी। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास नहीं है। मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैं उठकर बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम में भी कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो विनय उनके रूम में गई होंगी। फिर मैं विनय के रूम में गया और उसकी रूम चेक की। उसके रूम में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने फिर दोनों को कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है। वो लोगों ने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए हम उसे ढूंढ के ही रहेंगे। फिर
फिर मैं उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ गया और मेरे दोस्त उसे होटल में ही यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। फिर मैं होटल के बाहर निकला और देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बेंच के ऊपर दूसरी तरफ मुंह किए बैठी हुई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो जोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गई। मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा कि ये पक्का इतनी दिन ट्रिप की है उसका ही असर होगा, उसकी तबीयत खराब होगी, शायद मेरी ये गलती थी। मैंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 दिन अच्छे से घूमने के बाद एक रात आई जो शायद मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पास ही सोया हुआ था। वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और कुछ खुसफुसा रही थी। मैंने फिर उठ के देखा तो वो मेरे ही तरफ घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखें एकदम से काली हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और पता नहीं पहाड़ी भाषा में मुझे क्या कह रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे पहाड़ी भाषा आती थी। मैं बहुत डर चुका था। मैंने कॉटेज वालों को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये चुड़ैल का चक्कर है। मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर विनय उनको उठाया और मेरी गर्लफ्रेंड को लेके कार में बिठा के हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हमारी गाड़ी बंद हो जाती। फिर पैदल पैदल ही उसको लेके पास ही के ही हॉस्पिटल में जाने लगे। कॉटेज वाले ने कहा था कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे हमें डॉक्टर मिल जाएंगे। हम लोग फिर पैदल ही जा रहे थे। हम लोगों को पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर हम लोगों को किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। जैसे तैसे करके हम हॉस्पिटल में पहुंचे, पर उस हॉस्पिटल वाले ने कहा कि ये हमारे बस का नहीं है, इसके लिए किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल वालों ने बाबा को बुलाया। मेरी गर्लफ्रेंड का झाड़ फूक किया गया, तब जाके वो ठीक हो पाई। बाबा ने कहा कि जब ये लड़की जिस जगह पे वो वॉशरूम के लिए बैठी थी वो जगह किसी चुड़ैल की थी। उस चुड़ैल को इसकी हरकत पसंद नहीं आई, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे अपने साथ ही ले जाएगी। पर अच्छा हुआ तुम लोगों ने उसे मेरे पास लाया और वो ठीक हो गई। ये तावीज़ लो और इसे पहना देना, और इस तावीज़ को कभी मत उतारना, और गलती से भी उस रास्ते से फिर मत गुजरना। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मैं मैंगलोर का रहने वाला हूँ, जो कि कर्नाटका के एक शहर का नाम है। तो हुआ यूँ कि बात बहुत साल पहले की है। मेरे दादाजी कुछ फंक्शन अटेंड करने के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे। वहाँ के लोगों ने उनको कई बार कहा कि वो रुक जाए और दूसरे दिन चले जाए, पर मेरे दादाजी थोड़े ज़िद्दी थे, इसलिए उन्होंने वो लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो बस घर जाना चाहते हैं। वो अपने हाथ में टॉर्च लेके घर की तरफ निकल पड़े। तो ऐसा था कि उनको घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता उनको 5 से 6 किलोमीटर का पड़ता और दूसरा रास्ता जंगल से जाता था, जो कि 2 किलोमीटर में ही उनको घर पहुंचा देता था। दिन के समय में मेरे दादाजी बहुत बार उस रास्ते से जा चुके थे, इसलिए उनको कोई डर भी नहीं था। वो ऐसे ही मस्त मगन होके अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जंगल आधा पार किया होगा कि उनको अचानक से पीछे से किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई घुंघरू पहन के एकदम से दादाजी के पीछे आता हो और बस खड़ा हो जाता हो। मेरे दादाजी समझ गए थे कि ये चीज़ क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग उस चीज़ को
मास्ती कहते हैं। मास्ती का मतलब ये है कि एक रूह जो यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। दादाजी को पता था कि करना क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उन कपड़ों पे टॉयलेट कर दिया और फिर आगे बढ़ने लगे। दादाजी को एक पेड़ दिखा जो कि पवित्र माना जाता था। उस पेड़ को हम लोग केरडा कहते हैं। पता नहीं आप लोग क्या कहते होगे। उन्होंने उस पेड़ की डाली ली और उस रूह को गालियां देते देते घर तक पहुंचे। फिर उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए उस रास्ते से वो फिर कभी नहीं जाएंगे। ये घटना मेरे चाचा और चाची के साथ घटी थी। हम लोग मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये घटना 2002 में घटी थी। अप्रैल या मई का टाइम था। तो हुआ यूँ कि मेरे चाचा जी को कुछ काम था। मेरे दादा दादी मुंबई से ही 3-4 घंटों की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहते थे। चाचा को भी वही जाना था। तो वो अपने दोस्त को लेके वहाँ पे चले गए। वो शाम में ही घर आने के लिए निकल गए। रास्ते में मेरे चाचा जी का और उनके दोस्त का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। चोटें बहुत सीरियस थी। लोकल लोगों ने चाचा जी और उनके दोस्त को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। फिर चाची को खबर दी। चाची रोते रोते वहां पे पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि उनके पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरी चाची भी मान गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। मेरी चाची चाचा जी के पास जाके बैठ गई थी। चाची भी थक चुकी थी। रोते रोते अब उनको भी थक लग गया था। तो जैसे ही बैठी थोड़ी देर में वो सो गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे। चाची को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा है और उनको बुला रहा है। चाचा जी को भी अब होश आ चुका था। वो लोगों को एक औरत की आवाज़ आई जो कि टाइम पूछ रही थी। मेरे चाचा जी उस औरत को देख के कुछ भी नहीं बोल पाए, बस चुप हो गए। मेरी चाची अपनी आंखें मलते हुए उस औरत को देखने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने उस औरत को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसका बदन जल चुका है वो उन लोगों को टाइम पूछ रही थी। मेरी चाची भी इतना डर चुकी थी कि उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। जवाब ना पाकर वो औरत वहाँ से चले गई। दूसरे दिन सुबह में जब मेरी चाची ने नर्स से पूछा तो नर्स ने कहा कि वो औरत मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात ऐसे ही यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। उस औरत ने अभी तक किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया, पर शायद वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, पर शायद उसकी ज़िंदगी के कुछ पल यहाँ पे बिताना तय है शायद। फिर मेरे चाचा चाची वहाँ से घर आ गए। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे मम्मी के साथ 2015 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि हम लोगों को घूमने का बहुत शौक था। हम यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। ऐसी कोई भी जगह इंडिया में नहीं होगी कि हम लोगों ने नहीं घूमी होगी। टाइम मिलते ही हम लोग इंडिया की सारी फेमस जगह घुमाया करते थे। पर एक बात तो थी, हम लोगों ने बंगाल को अच्छे से नहीं घूमा था। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब बंगाल की ही बकखाली नाम की जगह पे जाएंगे। मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा तीनों मिलके वहाँ पे चले गए। सारा दिन ट्रैवल करते करते हम लोग थक चुके थे। हमारे पैरों ने जवाब दे दिया था, पर जैसे तैसे करके हम लोग उस होटल में पहुँचे। हम लोगों ने होटल बुक नहीं की थी। हम लोगों को लगा कि वैसे भी अभी ऑफ सीज़न चल रही है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, और हम सही भी थे। वो पूरी होटल में 3 या 4 रूम्स ही बुक थी। खाना खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ वहाँ घूम आए। रात के तकरीबन 11 बजे हम लोग होटल में पहुँचे। मेरे पापा को नींद बहुत आती है और वो गहरी नींद में सोते हैं, इसलिए वो जैसे ही बेड पे गिरे वो सो गए। मैं और मेरे मम्मी
इतना जल्दी नहीं सोते थे। हम लोगों ने थोड़ी बातें की और फिर सोने की कोशिश करने लगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम लोगों को उस रूम में से एक अलमारी है, उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें ऐसी थी कि कोई अपने नाखून से खुरेद रहा हो। हम लोगों को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वो रूम के दरवाजे और खिड़कियाँ सब कुछ टाइटली बंद थी और ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई भी आवाज़ आ सकती थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाके देखूं, पर क्या करता, मेरे मम्मी को नहीं भेज सकता था। इसलिए जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के मैं उस अलमारी को खोलने चले गया। जब मैंने उस अलमारी को खोला तो उस अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया, पर सोचा कि शायद हमारा ही भ्रम होगा, इसलिए हम सोने की कोशिश करने लगे। पर इस बार हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो शायद हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। वो आवाज़ सुन के इतना डर गए कि हम लोग अब रोने लगे थे। हमें ऐसी आवाज़ आई कि जैसे हमारे बाल कोई काट रहा हो, वो भी हमारे बेड के पास खड़े रहते हुए। आप ही सोचिए, आधी रात में आपको ऐसा लगे कि कोई आपके बाल काट रहा हो और आप उसे देख ना पाए। ये स्टोरी आपको सुनाते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम लोग फिर अचानक से उठ गए। हम लोगों ने पापा को उठा के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, पर उन्होंने हमारी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि शायद कोई बाहर की आवाज़ होगी, और वो फिर से सो गए। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वो रात कैसे गुजारी, और दूसरे दिन हम लोग घर आ गए। ये दूसरी कहानी। थोड़े दिनों के बाद हम लोग हमारे एक चाचा जी के घर गए और उनको हम जो जो जगह घूमे थे उसके बारे में कहने लगे, क्योंकि चाचा जी की फैमिली ऐसी थी कि उनको भी हमारे जैसा घूमना पसंद था, इसलिए वो भी अच्छे से सुनने लगे। फिर मैंने उनको उस घटना के बारे में कहने की कोशिश की तो उन्होंने कहा उस होटल का नाम और एड्रेस भी अच्छे से दे दिया। शॉक्ड हो चुका था क्योंकि मैंने अब तक उनको उस होटल का नाम नहीं कहा था, ना कि उनको वो एड्रेस। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घट चुकी है। चाचा जी कहने लगे कि जब वो अपने दोस्तों को लेके उस होटल में गए थे तो उनको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ। वो दोस्तों से बातें कर रहे थे और तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, तो वो सिगरेट पीने के लिए उस रूम से बाहर गए। वो सिगरेट पी ही रहे थे कि उनको उनके दोस्त रूपम की आवाज़ आई। वो बोल रहा था कि अंदर आ जाओ, इतनी देर बाहर मत रहो, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ थी। चाचा जी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फिर रूपम से बोला कि भाई रूपम, तुमने कुछ कहा क्या? तो रूपम ने बोला कि नहीं। फिर मैंने पूछा कि शायद उन्होंने आपसे मजाक किया होगा चाचा जी। फिर चाचा जी ने कहा कि रूपम सीधा लड़का है, वो ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करता जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। और वो आवाज़ भी इतनी गाढ़ी थी कि वो आज तक उस आवाज़ को नहीं भूल पाए। अच्छा हुआ फिर दूसरे दिन ही वो सारे लोगों ने उस होटल को छोड़ दिया, वरना शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं बिहार के पटना का रहने वाला हूँ। पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली के एनसीआर के इलाके में रहता था। मेरी हॉस्टल और कॉलेज वहीं पे थी। तो हुआ यूँ कि मेरा सेमिस्टर ख़त्म हो चुका था और हम लोगों को 2 हफ्तों की छुट्टी दे दी गई थी। तो होता यूँ था कि इस 2 हफ्ते में बहुत सारे स्टूडेंट्स घर चले जाते थे। हम लोगों ने सोचा कि दूसरे दिन घर चले जाएंगे, क्यों ना आज की रात बाहर घूमे। मैं और मेरे बाकी 3 दोस्त थे। हम चारों के बीच 2 बाइक्स थी। शाम के 6 बजे हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। हम लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। हम लोगों ने खाना खाया। हम लोगों ने मोटी जैकेट्स पहनी रखी थी क्योंकि वो दिसंबर का महीना था और आपको तो पता ही है ठंड भी कड़ाके की रहती है। हम लोगों ने फिर टपरी पे चाय भी पी और सोचा कि अब वैसे भी लेट हो रहा है, इसलिए हमको जल्द से जल्द हॉस्टल पे पहुंचना होगा। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट लेते हैं, वैसे भी वो जंगल का रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बात यह है कि वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ से मेन रोड जहाँ पे हमारी कॉलेज पड़ती है वहाँ जाने के लिए
बीच में आधा किलोमीटर तक का रास्ता होता था जो कि मेन रोड को कनेक्ट करता था। आप नहीं मानोगे, हम लोगों ने जैसे ही 100 या 150 मीटर पार किया होगा कि अचानक से हमें बहुत ठंड लगने लगी। आप कहोगे कि दिसंबर का महीना है इसलिए ठंड लग रही होगी, पर मैं आपको बता दूं यह ठंड कुछ अलग ही थी, जैसे कि 10 या 20 सेल्सियस एकदम से गिर जाए। ऐसी ठंड, हम लोगों को इतनी ठंड लगे कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर जैसे ही हम लोग मेन रोड पे आए, टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो चुका था। वहाँ का तापमान हमें अब ठीक ठाक लग रहा था। मैंने फिर मेरे बाकी दोस्तों से पूछा, तुम लोगों को भी ठंड लगी क्या? तो फिर वो लोगों ने भी हामी भरी। पर जैसे तैसे करके हम हमारे हॉस्टल में आ गए और उस रात कुछ भी बोले बिना सो गए। और दूसरे दिन हम लोग घर चले गए। पहले तो थोड़े दिन सब कुछ ठीक था। मेरे पापा बिजनेस के कुछ काम से बाहर गए हुए थे। मैं और मेरे मम्मी ही दोनों थे। तो एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में मोबाइल में गेम खेल रहा था और अचानक ही मैंने मेरे मम्मी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मेरी मम्मी ऐसे कुछ चिल्ला रही थी, कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं दौड़ते दौड़ते मेरे मम्मी के कमरे में पहुंचा। मेरे मम्मी से पूछने पर उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ है जो कि उनके पीछे पड़ा है। मम्मी ने कहा कि वो एक बुक पढ़ रही थी और वो अपने बेड पे थी। अचानक ही उनको अपने बेड पे कोई वजन जैसा कुछ महसूस होने लगा और ऐसा था कि हमारा जो वो बेड था वो आवाज़ें करता था। इसलिए समझ में आ जाता था कि कौन बेड पे चढ़ा है और कौन बेड से उतर रहा है। मम्मी ने कहा कि अचानक से जिस ब्लैंकेट को उन्होंने ओढ़ के रखा था उसको एक कोने से कोई ऐसी रूह थी जो खींच रही थी और वो इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने तो मेरी मम्मी को नीचे ही गिरा दिया। जब हम लोगों ने बेड को अच्छे से चेक किया तो बेड के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी थी। पर यह कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि हम लोग बेड पे सोने से पहले दूसरे कपड़े पहनते हैं। हम लोगों में यह माना जाता है कि अगर बेड साफ हो तो घर में सब कुछ ठीक रहता है, इसलिए साफ सफाई का बहुत पालन करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। हम लोगों ने फिर तुरंत ही बेडशीट चेंज कर दी, पर शायद उस आत्मा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। फिर से वो मिट्टी बढ़ते ही जा रही थी। वो मिट्टी का कलर कुछ पीले पीले जैसा मुझे लग रहा था। फिर मैं और मेरी मम्मी जाके मेरे कमरे में सो गए। जब तक मेरे पापा नहीं आए, मैं और मम्मी एक ही कमरे में सोए। फिर मेरे पापा आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे मम्मी ने पहले भी इन सारी चीज़ों का सामना किया था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं डरी और मुझसे कहा कि इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। पता नहीं वो रोड वाली घटना और इस घटना को क्यों लिंक कर रहा हो। मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी हॉस्टल आने के बाद मैंने अपने जूतों से झटकी थी, वही मिट्टी मैंने अपने बेड पे देखी थी, बिल्कुल पीले रंग की। शायद इसलिए मैं ये सारी चीज़ें लिंक कर रहा हूँ। पर अच्छी बात थी कि हम लोग बच गए थे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले ही साल घटी थी। तो हुआ यूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में नया नया पता चला था। मैंने फिर मेरे दोस्त महेश को इस कोर्स के बारे में बताया। हम लोगों ने फिर थोड़े ही दिन में उस कोर्स को परचेस कर लिया था। तो था ऐसा कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए मैं उसके घर जाता और वो क्लासेस लेता और फिर घर आ जाता। एक रात की बात है, हमारी क्लासेस शाम के 6 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। तो हुआ यूँ कि उस दिन मेरे दोस्त महेश ने कहा कि यार देख, बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी हम लोग कहीं बाहर गए नहीं, तो एक काम करते हैं कि तू आज मेरे घर रह ले और खाना खा के हम 1-2 घंटे गेम्स खेलेंगे, फिर तू चले जाना। मुझे भी उसका आइडिया बुरा नहीं लगा और बहुत लंबे टाइम से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा आइडिया है कि आज हम लोग एंजॉय करें। और उसके घर पे भी उसके मम्मी पापा नहीं थे। हम लोगों को लाइसेंस मिल गया था कि आज हम लोग कुछ पार्टी जैसा करें। तो प्लान ये बनाया कि उसने फिर थम्स अप ली और कुछ चिप्स के पैकेट लाए और घर में
चिकन मंचूरिया बनाया। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। खाना खा के गेम्स खेल के मैं फिर अपने घर जाने के लिए निकलने लगा। मेरे दोस्त ने कहा कि यार देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मेरी बात सुन, आज की रात यहाँ रह जा, फिर चले जाना। यह रास्ता इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे रात में कुछ तो होता है। मेरे मम्मी पापा भी एक दिन इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही मैं वहाँ गया उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। यहाँ पे भूत जैसा कुछ है यार। मैं उसकी बातों पे हंसने लगा। और मैं आपको बता दूँ, उसके घर का और मेरे घर के बीच रास्ता 6 किलोमीटर का था और मैं साइकिल पे जाके रोज़ वापस आता था। मैंने कहा कि तू पागल है क्या? देख, मैं सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अपने घर जाके ही रहूँगा। और मेरी मम्मी भी मुझे कॉल कर रही थी कि मेरी छोटी बहन बहुत सता रही है और वो मुझे याद कर रही है। मेरी छोटी बहन मेरे बिना खाना नहीं खाती थी, इसलिए अब मुझे कुछ भी करके घर जाना था। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। मेरी मम्मी ने कहा कि छोटी बहन तब से मुझे याद कर रही है और बहुत रो रही है। जैसे तैसे करके उसको चुप तो कराया है, पर तू आजा। अब क्या था, मुझे जाना ही था, इसलिए मैं अपने घर जाने के लिए निकल गया। जाते जाते मैंने चिकन मंचूरियन अपने पास लेके रख दिया था। मेरे दोस्त ने कहा था कि वैसे भी मेरे घर पे कोई नहीं है, तू लेके जा। तकरीबन 3 किलोमीटर तक सफ़र ठीक ठाक रहा। उसके घर के और मेरे घर के बीच सुनसान रास्ता पड़ता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँगा कि मुझे एक औरत दिखाई दी। वो रास्ते पे खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कोई गांव की ही औरत होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वो औरत अचानक से गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं डर चुका था, पर बिना कुछ सोचे मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर से वो औरत आई और रास्ते पे खड़े हो गई। मेरी नज़र अब उसके पैरों पे पड़ी थी। मैंने जब उसके पैर देखे तो वो उल्टे थे। मैं समझ चुका था कि ये पक्का चुड़ैल है। अब मुझे मेरी मौत मेरी आंखों के सामने दिख रही थी, पर मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैंने अपनी साइकिल को फास्ट किया और फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि मेरी साइकिल का वज़न बढ़ चुका था। मैं समझ चुका था कि यह पक्का वही औरत होगी। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत ज़ोर से हंसते हुए मेरे पीठ को दबा रही थी। उस डर से मेरी साइकिल का बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया। सुबह जब उठा तो मैं अपने घर पे था और मेरा दोस्त और उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा मेरे आसपास ही थे। डॉक्टर को बुलाया गया, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर बाबा को बुलाया तो बाबा ने कहा कि ये सब उस चुड़ैल का ही चक्कर है। खैर, मैं इसको ये ताबीज़ देता हूँ, इसे पहना देना और चाहे कुछ भी हो जाए इस ताबीज़ को मत उतारना। तब जाके मेरी तबीयत ठीक हो पाई। पर एक रात मुझे इस औरत की फिर से ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी। मैं अचानक से उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर से वही बाबा को बुलाया गया। इस बार उन्होंने मेरा 4 घंटे तक झाड़ फूँक किया। फिर जाके मेरी तबीयत में सुधार आया। ये पहली स्टोरी मेरे बड़े पापा के बारे में है। तो हुआ यूँ था कि मेरे बड़े पापा खेतों में रात रात तक काम किया करते थे। पूरे परिवार का बोझ वही उठाते थे। पूरे परिवार में सिर्फ वही एक थे जो कि काम कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि एक रात की बात है, मेरे बड़े पापा फसलों की रखवाली करने के लिए खेतों में गए हुए थे। तो होता यूँ था कि सुबह सुबह मेरे चाचा जी फसलों की रखवाली करने के लिए चले जाते थे। तो उस दिन बड़े पापा को फ़ोन आया कि तू घर आ जा, और मैं आता हूँ। वैसे भी बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। बड़े पापा अब घर आने के लिए निकल गए। 3 बजे के आसपास का टाइम था और हमारा घर खेतों से 5-6 किलोमीटर दूर है। बड़े पापा ज़्यादातर
चल के ही आते थे, तो उस दिन भी वो चल के ही आ रहे थे। तो एक छोटा रास्ता पड़ता है जो कि दोनों तरफ से झाड़ियों से भरा हुआ होता है। बड़े पापा थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि उनको पास ही में ही एक औरत जिसने अपना सिर नीचे कर दिया था दिखाई दी। बड़े पापा ने सोचा कि शायद कोई गांव की औरत होगी। बड़े पापा सोचने लगे कि शायद उस औरत को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मेरे बड़े पापा ने उस औरत के रोने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो उस औरत के पास उसकी मदद करने चले गए। बड़े पापा बोले, काकी जी, क्या हुआ है आपको? आपको कोई मदद चाहिए क्या? काकी जी बोलिए। पर वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस अपना सर नीचे किए हुए रोई जा रही थी। बड़े पापा की नज़र अचानक से उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। बड़े पापा समझ गए थे कि ये चीज़ क्या है, पर शायद उन्होंने उस चीज़ को समझने में देरी कर दी थी। जैसे ही बड़े पापा पीछे मुड़ के घर की तरफ जाने लगे, उस औरत ने बड़े पापा का पैर पकड़ा और नीचे गिरा दिया। बड़े पापा जैसे तैसे करके खड़े हुए और आगे बढ़ने लगे, पर वो औरत बड़े पापा को नहीं जाने दे रही थी और वो उनके रास्ते के बीच में आ गई थी। बड़े पापा अब घबरा गए थे। बड़े पापा कह रहे थे कि वो जैसे ही दाएं मुड़ते, उस औरत के हाथ इतने लंबे होते कि वो उनको दोनों तरफ से कवर कर लेती। फिर बड़े पापा ने भगवान का नाम लिया और फिर वो आगे बढ़ने लगे। वो औरत अचानक से हंसते हुए बोली, आज तो तू बच गया है, फिर कभी मत आना, मारा जाएगा। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे बड़े पापा चिल्लाते चिल्लाते घर तक पहुँचे। उन्होंने घर वालों से ये सारी चीज़ें शेयर की, तो घर वालों ने कहा कि अब से काम पे नहीं जाओगे। भगवान का शुक्र ये था कि बड़े पापा बच गए थे। मैं वेस्ट बंगाल के साउथ दिनाजपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे दादी के साथ घटी थी। ये घटना तब घटी थी जब मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी। तो हुआ यूँ कि हमारे परिवार के बारे में एक चीज़ कॉमन थी। हमारे परिवार में जितने भी लोग मरे थे वो सारे लोग ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू के कारण मरे थे। और यहाँ तक कि ये भी भविष्यवाणी की गई है कि मैं भी काला जादू से मरूंगा। मेरे मरने की जगह और समय सब कुछ तय है। खैर, कहानी पे आते हैं। वैसे मेरी दादी बहुत अच्छी थी। मेरी दादी का घर हमारे घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर था। वो अलग से ही रहती थी। मेरे दादाजी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड रह चुके हैं। जब मेरे दादाजी की मौत हो गई तो मेरी दादी बहुत दुखी हुई और तब से वो अकेले ही रहने लगी। पर एक टाइम आया जहाँ पे दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। ये सब तब शुरू हुआ जब पापा दादी को लेने उनके बहन के घर गए थे, यानी कि मेरी बुआ के घर। रास्ते में आते आते पापा ने दादी के गले में एक पेंडेंट जैसा कुछ देखा। जब मेरे पापा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको किसी ने गिफ्ट दिया है। बाद में मेरी दादी घर आ गई, पर तब से दादी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। अगर करती तो भी गुस्से से बात करती थी। उनके बिहेवियर में ये चेंज आने से हम लोग दादी से नफ़रत भी करने लगे थे। हमने सोचा कि ये पक्का उनकी उम्र के कारण हो रहा है, क्योंकि दादी की उम्र तब बहुत थी। दादी के लिए पापा ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स घूमे, उनका इलाज भी करवाया, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। दादी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और दादी ने खाना खाना छोड़ दिया था। दादी कहती थी कि उन्हें सिर्फ मछलियाँ ही चाहिए और वो भी आधी रात को चाहिए। हम लोग इतना तो समझ चुके थे कि दादी को किसी ने वश में कर लिया है, या तो फिर दादी के ऊपर कोई साया आ गया है। दादी जब बाहर खड़ी हुई थी तो उनको बाजू के ही घर में रहने वाले एक ओझा अंकल ने देखा। ओझा मतलब बाबा या फिर पंडित जी कह सकते हो।
जो कि भूतों को भगाते हैं। उन्होंने जब दादी को देखा तो उन्होंने हमसे आके कहा कि दादी के आसपास एक ऐसी आत्मा है जो कि उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही। हम लोगों को भी फिर विश्वास हो गया कि पक्का उसी साय की ये करतूत है। फिर क्या था, ओझा ने कहा कि मैं दादी को लेके कमरे में जा रहा हूँ और कुछ मंत्र पढ़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किसी की भी चीख सुनाई दे, आप गलती से भी अंदर मत आना, वरना आपके साथ क्या होगा मैं उसकी गारंटी नहीं लूँगा। ओझा ने बहुत सारे मंत्र पढ़े। झाड़ फूक किया। फिर वो तकरीबन 4 घंटे के बाद बाहर आया और कहा कि काम हो गया है। किसी ने दादी को जो वो गले में हार पहनाया था उसके ऊपर काला जादू किया गया था और स्पेशली दादी जी को मारने का प्लान था। जब पापा अंदर गए तो दादी जी मंदिर में बैठे हुए थे और वो पापा को ही बुला रहे थे। पापा को गुस्सा आया और उन्होंने उस पेंडेंट को निकाला और फिर गांव से बाहर जाके उस पेंडेंट को जला दिया और वापस आ गए। जो लोग वहाँ से गुजरे थे उन्होंने कहा कि ये पेंडेंट में से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई इंसानी मांस को जलाते हो, ऐसी बदबू आ रही थी। थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद से दादी कई साल जिंदा रही। कुछ ही महीनों पहले दादी की मौत हो चुकी है, पर गनीमत ये थी कि उस टाइम पे दादी की जान बच गई। मुझे तो बस इतना डर है कि मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो समय पास आने वाला है जब मेरी मौत हो जाएगी। पता नहीं। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अकेले ही अपने घर पे था। तो हुआ यूँ कि मैं मयूर विहार के एक छोटे से घर में रहता था। मैंने वहाँ पे घर रेंट पे लिया था क्योंकि मेरी जॉब उसी एरिया के आसपास लगी थी। तो हुआ यूँ कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हमारा घर कुछ ऐसा था। आप जैसे ही मेरे घर के अंदर जाओगे तो राइट साइड में आपको बेडरूम मिलेगा और लेफ्ट साइड में हॉल, किचन मिलेंगे और जब सीधे जाओगे तो आपको वॉशरूम मिलेगा। इस तरीके से मेरे घर की कुछ सेटिंग थी। पहले 2-3 महीने तक मेरी गर्लफ्रेंड और मैं पहले 2-3 महीने तक मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों साथ मिल के रहे। पर अचानक से उसको एक दिन अपने घर जाना पड़ा। उसके बाद 6 महीनों तक मैं अकेला ही अपने घर पे रहा। कितने महीनों में मुझे कुछ भी भूतिया जैसा महसूस नहीं हुआ। मैं बस अच्छे से आराम से मेरे घर पे रहता था। एक रात की बात है, मेरी आदत थी कि मैं ईयरफोन्स लगा के स्टोरीज सुनता था या तो फिर गाने सुना करता था, जिससे कि मुझे अच्छे से नींद आ जाती थी और हर बार यह ट्रिक काम भी करती। मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे हिसाब से मुझे आधे घंटे के अंदर ही नींद आ गई। अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पूरे घर में सिर्फ अकेला था और कोई भी नहीं था मेरे घर में। मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर पे मेरी दूसरी 2 आंखें बंद गई हो, यानी कि टोटल 4 आंखें। मैंने देखा कि एक आदमी जिसके कपड़े खून से सने हुए हैं वो खड़ा हुआ है। मैंने जब ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि वो मैं ही हूँ। उस साये ने भी वही कपड़े पहने थे जो कपड़े मैंने सोते वक्त पहने थे। बस इतना फ़र्क था कि उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था और खून भी टपक रहा था। मैं वो देख के डर गया। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। जब मैं उठा तो मैं उसी जगह पे था जिस जगह पे मैंने उस साये को देखा था। मैंने देखा कि मैंने खुद को ही अपने बेड पे देखा कि मैं बेड पे सोया हुआ हूँ और मैं खड़ा भी हुआ हूँ। जब मैंने मेरे कपड़े देखे तो मेरे कपड़े खून से सने हुए थे और मैं बेड पे सो रहा था। मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आई कि जो भी बेड पे सोया है मैं उसे मार दूँ, ऐसे मारूँ कि उसको भी मेरी तरह खून निकले। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने पक्का सपना देखा होगा, पर शायद ये नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो
मुझे पीछे बहुत सारी मिट्टी दिखाई दी। मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ जो मिट्टी उस कपड़ों पे लगी हुई थी और खून भी लगा हुआ था। मैं समझ गया था कि कल रात को इस जगह पे कोई ना कोई तो आया होगा। बस क्या था, मैंने वो घर को बदल लिया। मैं नहीं चाहता था कि लफड़ों में पड़ूं। मुझे मेरी जान प्यारी थी। मैं आज भी नहीं समझ पाया कि उस दिन मैंने जो देखा था वो क्या था। मैंने उस टाइम समझा था कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि शायद मौत के समय ही हम ऐसी चीज़ों को अनुभव करते हैं या तो फिर ऐसी कुछ देखते हैं। पता नहीं वो क्या था। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो मेरे साथ ही क्यों हुआ, और उसी समय पे हुआ जब मेरे घर पे कोई नहीं था। वो सोच के भी मैं कई बार डर जाता हूँ। मेरा नाम संदीप है और मैं नेपाल के काठमांडू के बानेश्वर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2008 में घटी थी। तब मेरी उम्र 15 साल की थी। तो हुआ यूँ कि मैं मेरे दोस्त के घर उसका बर्थडे बनाने गया था। बर्थडे पार्टी ख़त्म होते ही मैं और मेरा दूसरा दोस्त चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। उसका घर नज़दीक ही था, इसलिए वो बीच में ही चले गया। उसने कहा कि भाई देख, तेरा घर दूर है, इससे अच्छा है तू मेरे घर ही रुक जा। पर मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि तू चिंता मत कर, मैं घर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मेरे दोस्त को घर छोड़ने के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने देखा कि पूरा रोड सुनसान है। फिर भी बिना डरे मैं आगे बढ़ते रहा। आगे जाने के बाद एक गली आती है जो कि बहुत ही सुनसान थी। जैसे ही मैं उस गली को पार करने लगा, मुझे अचानक से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि वो आवाज़ को मैं आज तक भूल नहीं सका। वो आवाज़ सुन के मैं इतना डर चुका था कि मैं अब भागने लगा। मैं चिल्लाते चिल्लाते, भागते भागते, जैसे तैसे करके अपने घर आ गया। जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और कहा कि पागल है क्या तू, आधी रात में ये सब क्या कर रहा है। मैंने फिर उनसे कुछ भी नहीं बोला, सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हाँ दोस्तों, उस टाइम पे तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मैं फ़्रेश हो गया और अपनी रूम में जाके सोने लगा। मेरा अलग रूम था। तो ऐसा था कि मेरे रूम की दो खिड़कियाँ थी। एक खिड़की मेरे बेड के पास ही थी, जिससे कि मैं बाहर की चीज़ें देख पा रहा था, और दूसरी खिड़की कोने में रहती है जो कि वॉशरूम से अटैच्ड है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन आधा घंटा यहाँ से वहाँ टाइम पास करने के बाद मुझे नींद आने लगी। जैसे ही मैंने मेरी आंख बंद की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की से मुझे देख रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोल के खिड़की के बाहर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि एक आदमी जिसका मुंह लाल है वो मुझे ही देख रहा है। वो देख के मैं बहुत डर चुका था। वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने पल थे। वो मेरी ही तरफ घूरे जा रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने मेरी आंखें खोली तो वो मेरे आंखों के सामने ही था। मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरे घर वाले आए और उन्होंने मुझे संभाला। मुझे बहुत बुखार चढ़ चुका था। तकरीबन 15-20 दिन रेस्ट करने के बाद मेरी तबीयत में सुधार आया। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 9th क्लास में था। तो हुआ यूँ कि एक बार की बात है, मेरे एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा था। मैं आपको बता दूँ, मेरा एक टाइम टेबल है, मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। जैसे कि सुबह कब उठना, नाश्ता कब करना, कब सोना और कब खेलना, सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से होता था। तो उस सुबह भी मैं 5:30 बजे अपने टाइम के हिसाब से उठ गया था। थोड़ी पढ़ाई करके नहाने के बाद नाश्ता करने के लिए चला गया। तो होता यूँ था कि सुबह में जल्दी उठ के नहाने के बाद मैं दूध पीता था,
तो उस दिन भी मेरी दादी ने मुझे दूध पिया। उस सुबह एग्ज़ाम्स थी मेरी। उसी दिन मेरी एग्ज़ाम्स थी। रूम में चला गया। मैंने सिर्फ 2 ही घूंट दूध के पिए होंगे कि अचानक से मुझे मेरे सामने 2 औरतें दिखाई दी। वो औरतें दिखने में इतनी डरावनी थी कि मैं आपको कह भी नहीं सकता। स्टोरी लिखने के टाइम भी मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो औरत का रूप कुछ ऐसा था, लाल साड़ी, एक बड़ी सी बिंदी और आंखें एकदम से बड़ी बड़ी। आप ही सोचिए, आपको अगर ऐसी औरतों का सामना करना पड़े तो आप कैसा फील करोगे। मुझे अचानक से लगने लगा कि मैं अब मार्केट में बैठा हुआ हूँ। उनमें से एक औरत बोली, वो ग्लास का दूध मुझे दे दे। वो ग्लास का दूध मुझे दे दे। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ था, मेरा कंट्रोल मुझसे छूट रहा था। मैं भी उस औरत को दूध का ग्लास देख के उससे पीछा छोड़ना चाहता था, पर पता नहीं मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे थे। और अचानक से उस औरत ने अपना हाथ लंबा किया और उसके हाथ मेरे दूध के ग्लास के तरफ आने लगे। पर पता नहीं उस औरत ने अचानक से अपने हाथ पीछे ले लिए। आप ही सोचिए, अगर आपको ऐसी 2 औरतों का सामना करना पड़े तो आपको कैसा फील होगा। मेरी भी हालत ऐसी थी। मुझे अचानक से जैसे होश आया हो ऐसा महसूस होने लगा। मुझे जब अच्छे से होश आया तो सुबह के 6:30 बज रहे थे और मेरे घर वाले दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मुझे लगा कि मैंने शायद सपना देखा है और मैं सारा दिन भी इतना शॉर्ट था कि मैंने सपना ही देखा होगा। पर शाम में जब एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं वापस आया तो मैंने ये नोटिस किया कि जो खुशबू मुझे उन औरतों के आने पर आ रही थी, वही खुशबू मेरे रूम में अभी भी आ रही थी। और मैंने देखा कि जो बिंदी उस औरत के माथे पे थी, वही बिंदी नीचे पड़ी हुई है। और हाँ दोस्तों, मेरी माँ ऐसी बिंदी नहीं लगाती। मैं कंफर्म हो चुका था कि कोई ना कोई तो मेरे रूम में आया था। शायद वो वही औरतें थी। मैंने ये सारी बातें मेरे मम्मी पापा से शेयर की तो उन्होंने मुझे तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने कहा कि जब तुम एक दिन पहले एग्जाम्स लिख के वापस आ रहे थे तो तुम्हारे पैर के नीचे एक मंत्र वाला नींबू आ गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो आत्माएं वहीं से तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ गई थी। और सुबह में जब उन्हें लगा कि वो तुम्हें डरा सकती है, उन्होंने तुम्हें डराना शुरू कर दिया और तुम भी डर गए। पर चिंता मत करो, बाबा जी ने ऐसा कहा और फिर मेरे ऊपर मंत्र मारने लगे। 2-3 घंटे झाड़ फूक करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं मेरे फार्म हाउस में गया था। तो हुआ यूँ कि मैं मेरी पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गया था और बहुत सालों के बाद काठमांडू आया था। मेरे 3-4 दोस्त थे और उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। तो पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम कुछ ही दिन रहने वाले हो तो अच्छा होगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मैं भी फिर उनकी बात से सहमत हो गया और फिर अपने फार्म हाउस चले गया। मेरा फार्म हाउस बहुत बड़ा है और उसके आसपास की ज़मीन भी बहुत बड़ी है और उसके आसपास की ज़मीन भी बहुत सारी है। अगर ढंग से बताना हो तो वहाँ से सबसे पास की दुकान 10 किलोमीटर दूर है। और अगर कोई भी पड़ोसी की बात करे तो मेरे फार्म हाउस से सबसे नज़दीक पड़ोसी का घर भी 1 किलोमीटर दूर है। हम लोग फिर हमारे फार्म हाउस पहुँचे और वहाँ पे थोड़ा आराम किया। लड़कियों को अलग कमरा दिया गया था। हम 4 लड़के में से 2 लड़कों के लिए अलग सी रूम थी और मेरे एक दोस्त के लिए अलग सी रूम। जब हम वहाँ गए तो उस घर का जो भी ख्याल रखता हो, उन्होंने हमारा सामान लिया और फिर उसे ऊपर तक पहुँचाया और हमारे लिए खाना बनाया। शाम का वक्त था। मेरे वो 2 दोस्त और उनकी गर्लफ्रेंड्स बाहर वॉक के लिए गए थे और मेरा एक दोस्त जो कि सिंगल था, अब उसके कमरे में जाके
आराम कर रहा था। मुझे तो वैसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपना आईपॉड लेता हूँ और फिर गाने सुनते बैठता हूँ। मैंने फिर ईयरफोन्स लगा लिए और गाने सुनने स्टार्ट कर दिए। मैंने ये नोटिस किया कि बीच बीच में वो गाने रुक जा रहे हैं और उनके जगह पे कोई जानवर गुर्रा रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि ये मेरा भ्रम होगा, पर यह तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। मैं तंग आके उठ गया और फिर जब खिड़की से बाहर देखा तो एक लड़का जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहन के रखे थे, शायद 10 या 12 साल का होगा, वो मुझे ही घूर रहा था और अचानक से वो गायब हो गया। वो सीन देख के मैं बहुत डर चुका था। मैं अचानक से चिल्लाया तो वो मेरा दोस्त और उस फार्म हाउस की जो भी देखभाल कर रहे थे वो अंकल आए और फिर उन्होंने मुझे संभाला। मैंने ये सारी चीज़ें उन लोगों से शेयर की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत टाइम से लोग आ रहे हैं और छोटे बच्चों की लाशों को दफना रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके पापा को पता है, पर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। मैं तो उनको बोल के थक गया। वो सुन के तो हम लोग पागल हो गए थे। जैसे ही वो मेरे दोस्त आए, उन लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग दूसरे दिन ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर उन अंकल ने कहा कि मैं तो यहाँ सोता भी नहीं, ये तो कोई भी बाहर से आता हो या तो फिर आपके पापा के रिलेटिव्स आते हो तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, वरना दिन के टाइम पे अपना काम ख़त्म करके शाम में घर को निकल जाता हूँ। गनीमत ये थी कि हम में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। हम दूसरे दिन ही हमारे घर के लिए निकल गए। मेरा नाम श्वेता सिन्हा है और मेरी उम्र 24 साल की है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे साथ 4 महीने पहले ही घटी है। तो हुआ यूँ कि एक रात की बात है, मैं आपकी स्टोरीज ईयरफोन्स लगा के सुन रही थी कि अचानक से मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। आपको तो पता ही है, गांव के वॉशरूम्स घर के बाहर होते हैं। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपकी स्टोरी सुनती थी और उसे ऑटो प्ले में लगा देती थी। जब मेरी आँख खुली तो रात के 3:30 बजे थे। मैं बाहर गई, काम ख़त्म करके वापस आने लगी कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं भागते भागते घर के अंदर आ गई। मेरी चीख सुन के मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा। मैंने फिर उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर तुम्हें भ्रम हुआ होगा और ये सारी चीज़ें वो सारी स्टोरी सुनने के कारण तुम्हारे साथ हो रही है। पर मैं उनकी बात मानने को रेडी नहीं थी। उस रात से मेरी ज़िंदगी अचानक से बदल गई। होता यूँ था कि मैं कहीं भी चलती रास्ते में बेहोश होकर गिर जाती। मेरा इंटरेस्ट सारी चीज़ों में से चले गया था। मेरा वज़न भी अब बहुत घट चुका था। यूँ मानो कि अब मैं मरने की परिस्थिति में आ गई थी। एक रात की बात है, वैसे मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 1:30 बज गए थे। जैसे ही 1 सेकंड के लिए मैंने मेरी आंख बंद करी होंगी कि मुझे अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने आंख खोली तो मैं अब हमारे गांव के रास्ते पर थी। आपको अजीब लग रहा होगा सुन के, पर यह सच है। अब मैं मेरे गांव के रास्ते में आ चुकी थी, जो मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। वो नज़ारा देख के मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि 1 सेकंड भी नहीं हुआ था मैंने मेरी आंख बंद करी थी और मैं अचानक से यहाँ पे आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर भागते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ी। मुझे पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं तो वो सुन के और डर गई। अब मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था। मैं अचानक से वही रोड पे नीचे गिर गई और दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि गाँव वालों ने मुझे यहाँ से वहाँ भागते हुए रोड के ऊपर देखा था और अचानक से मैं बेहोश हो गई। फिर उन्होंने मुझे अस्पताल पहुँचाया और हम लोगों को फ़ोन किया। मुझे पक्का यकीन था कि शायद मेरे साथ
कुछ तो गलत है। शायद मुझे कोई ऐसी बीमारी हुई है। डॉक्टर ने इलाज किया। तकरीबन 2 महीने तक मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। फिर बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी ने 2-3 दिन तक झाड़ फूँक किया और कई मंत्र पढ़े। तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें चुड़ैल को बांधने के लिए एक मटकी चाहिए और कुछ साड़ियाँ चाहिए और खाने का सामान। मेरे पापा वो सारी चीज़ें ले आए। बाबा जी ने उस चुड़ैल को मटकी में बांधा और फिर गांव के बाहर छोड़ आए। तब से मेरी तबीयत ठीक है। मैं यूपी के दियोरिया नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ लोग भले ही कम कमाते हो पर उनकी प्रॉपर्टी बहुत होती है। मेरा घर भी बहुत बड़ा था। मेरे घर के आगे एक बड़ा सा गार्डन था। उसमें कई अलग अलग पेड़ लगे हुए थे। जाम के पेड़, आम के पेड़, नीम के पेड़ और केले के पेड़ और कई और पेड़ थे। ये घटना मेरे साथ बचपन में घटी थी। मेरी उम्र 5 से 7 साल के बीच होगी। और हाँ दोस्तों, मैं बचपन से ही डरपोक था। तो होता यूँ कि जब भी रात होती और खेलने के बाद जब भी मुझे घर जाना होता तो गार्डन से घर के बीच का रास्ता तकरीबन 20-22 मीटर से ज़्यादा का होगा। मैं दौड़ के घर के अंदर चला जाता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे घर के आसपास कोई ना कोई है। पता नहीं, मुझे ऐसा फील बचपन से ही होता था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है, पर फिर भी मैं बहुत डरता था। बचपन में मुझे एक औरत दिखती थी जो कि लंबे बाल वाली थी। वो औरत हमेशा मेरे घर आती और दरवाज़ा खटखटाती। मैं कई बार मेरे मम्मी से ये शेयर कर चुका था, पर मेरी मम्मी मेरी बात नहीं सुनती थी। वो उल्टा मुझे कहती थी कि मैं ही बहाने बना रहा हूँ जिससे कि मुझे पढ़ाई ना करने का बहाना मिल जाए। मैं कभी कभी तो मेरी मम्मी का पल्लू ही पकड़ लेता था, क्योंकि उस औरत को देख के मुझे बहुत डर लगता था। एक बात तो है, उस औरत ने आज तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर मुझे उस औरत से बहुत डर लगता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा घर कुछ ऐसा था। हमारे घर की हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। हमारे घर में हम 3 भाई बहन, मेरी बुआ, मेरी दादी और मम्मी पापा रहते थे। मैं, बुआ, मेरी दादी, हम तीनों ऊपर सोया करते थे और बाकी के लोग नीचे सोया करते थे। मेरी बुआ रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। जब तक मेरी दादी के पैर ठीक थे हम लोग ऊपर ही सोया करते थे, पर जब से उनको चलने में तकलीफ हुई हम लोग तब से नीचे शिफ्ट हो गए। हालांकि हमारा पूरा सामान ऊपर ही रहता था, हम सिर्फ सोने के लिए ही नीचे आते थे। कभी कभी मेरी बड़ी बहन भी मेरे पास ही बेड पे सो जाती थी। ये आवाज़ें पहले तो नॉर्मल ही थी, पर धीरे धीरे ये आवाज़ें बढ़ने लगी। शायद घर वालों को भी पता था कि ये आवाज़ें कौन कर रहा है, पर वो हम ना डर जाए इसके डर से कुछ नहीं कहते थे। हम लोगों को तो कभी कभी लगता कि हमारे बेड के आसपास भी कोई घूम रहा है। कभी कभी ऊपर के घर से ऐसी आवाज़ें आती थी कि जिस पर भरोसा करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि कभी कभी अलमारी को खोलने की और किसी लकड़ी के चीज़ पे नाखून मारने की आवाज़ आती थी। पर जब भी हम लोग ऊपर जाके देखते तो सब कुछ नॉर्मल होता। एक बार तो हद ही हो गई। वो आवाज़ों से मैं बहुत डर गया और चिल्लाने लगा, तो मेरे पापा मेरे पास आ गए। उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने मेरे पापा को सब कुछ बताया, तो मेरे पापा ने कहा कि ये काम पक्का किसी बंदर का होगा या तो फिर कोई चोर हमारे घर में घुस गया है। तो पापा ने चोर के डर से मुझे भी ऊपर ले जाने को कहा। मुझे वैसे तो बहुत डर लग रहा था, पर क्या करता, पापा की बात भी माननी थी। हम लोग जब ऊपर जाके देखे तो सब कुछ नॉर्मल ही था, कुछ भी यहाँ वहाँ गिरे सो नहीं था। सच बोलूँ तो वो सब देख के तो मैं और डर गया था, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स पहले
इतनी भयंकर आवाजें आ रही थी कि मेरा सोना मुश्किल हो गया था। पर थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन तो मेरी बुआ और मेरी दादी को भी जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने फिर मेरे पापा को बुलाया तो पापा ने फिर से वही बहाना बनाया कि पक्का बंदर होगा। पर शायद मेरे पापा झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि हमारे 2 कुत्ते थे, उनमें से एक डाबरमैन था। हमारे कुत्ते कभी भी बंदरों पे नहीं भौंकते थे, पर हमारे कुत्ते भी बहुत भौंका करते थे। पापा को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। ये किस्सा हर रात 10 से 12 के बीच घटता और जैसे वो शुरू होता वैसे ही एकदम से ख़त्म हो जाता। फिर थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती, जैसे कि वहाँ कुछ ना हुआ हो। फिर मेरे पापा ने भी ये चीज़ सीरियस ले ली थी। उन्होंने कई तांत्रिक मौलवियों को हमारे घर बुलाया। सब लोगों ने उनका अलग अलग बयान दिया, पर उन बयानों में एक चीज़ कॉमन थी। उन्होंने कहा कि एक आत्मा है जो कि तुम्हारे पूरे घर में फिरती है, पर वो आत्मा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, पर तुम लोगों को उस आत्मा को अकेला ही छोड़ना पड़ेगा। वो लोग आकर पूजा करके गए। मौलवियों ने दुआएं पढ़ी, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद मुझे एक औरत लाल साड़ी में अपने अंकल के घर दिखाई देती थी। आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ें पिक्चरों में होती है, पर ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में भरोसा करना मुश्किल होता है। ये औरत हमेशा मेरा पीछा करती और मेरे अंकल के दरवाजे तक पीछा करते रहती। ये औरत घूंघट में अपना मुंह ढके हुए रहती। जब भी मैं उस औरत को देखता तो मैं बहुत डर जाता, क्योंकि वो औरत ना तो चलती थी ना तो दौड़ती थी। वो हवा में ही तैरते हुए मेरे पीछे पड़ जाती। मुझे तो अब उस औरत के सपने भी आने लगे थे। सपने में मैं उस औरत के पीछे खींचा हुआ चले जा रहा था और मुझे पता था कि उस औरत ने किसी को मारा है, तो मैं उस औरत के पीछे जाता। अभी तक मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, पर पता नहीं जब भी मैं उस औरत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। ये सिलसिला जब तक मैं 10वीं में था तब तक चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी 11वीं और 12वीं के लिए एक अच्छी सी स्कूल ज्वाइन कर ली। वो यूपी की बहुत बढ़िया स्कूल थी, पर मुझे वहाँ हॉस्टल लेनी पड़ी, क्योंकि स्कूल वालों के पास हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। मैंने वहाँ एक प्राइवेट हॉस्टल ले ली। मैंने वहाँ देखा कि जो भी लोग मेरे पास है वो सब मुझसे 2 साल बड़े थे। वो लोगों की 12वीं हो चुकी थी और वो लोग अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए वहाँ आए थे। इसलिए वो लोगों की टाइमिंग और मेरी टाइमिंग मैच नहीं होती थी। पर जो भी हो, 9 बजे तक वो लोग हॉस्टल में आ जाते थे। वो हॉस्टल के मालिक का मैं असली नाम नहीं ले सकता, तो उनका नाम आप पाठक जी समझ लीजिए। पाठक जी का स्वभाव थोड़ा कड़क था, पर फिर भी वो अच्छे थे। मेरे ही साथ पढ़ने वाला मेरे साथ हॉस्टल में रहने आया था। वो मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए पाठक जी ने कहा कि वो हमें दूसरी रूम दिखाएंगे। उन्होंने हमें रूम दिखाया। मुझे रूम पसंद आ गया। मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलके वही रूम में रहते थे। मैंने उनकी 2 बेटियों के साथ दोस्ती कर ली थी जो कि ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो मुझे राखी भी बांधती थी। वो मुझे अपना भाई समझती थी। वो कहती थी कि उनके 12 साल का भाई थोड़े ही टाइम पहले मर चुका है। फिर मुझे पता चला कि उसके मरने का कारण आत्महत्या है। उसने थोड़े टाइम पहले आत्महत्या की थी। पर यह कैसे हो सकता है? एक 12 साल का लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है? क्योंकि उनके घर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर शायद कोई कारण हो सकता है। मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी।
जैसे कि मैं कभी कभी देखता कि मेरी चीज़ें अपने जगह पर नहीं रहती। जैसे कि मैं जब स्कूल से लौटता तो मेरी बुक्स जहाँ मैं रख कर जाता वहाँ पर नहीं रहती थी। और एक बार तो हद ही हो गई। मैंने अपना टॉवल नहाने के बाद बाहर सुखाने के लिए रखा था, पर जब मैं स्कूल से वापस लौटा तो वो टॉवल मेरे बेड के नीचे पड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि ये करतूतें मेरे दोस्त की है, पर ऐसा नहीं था। वो जब अपने गांव में जाता तो भी ये चीज़ें ऐसे ही चालू रहती। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मुझे हमेशा लगता कि कोई ना कोई मुझे खिड़की से ताके देख रहा है। जब मैं जाके देखता तो वहाँ कोई भी नहीं होता। एक दिन तो मैंने एक साया देखा जो कि मेरे खिड़की के बाहर मुझे ही घूर रहा था। जब मैंने खिड़की का पर्दा खोल के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे पापा को कह दी, पर उन्होंने कहा कि मैं कोई ना कोई बहाना मार के ना पढ़ने के कारण दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। पता नहीं मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लूज मोशंस तो जैसे मेरे लिए आम बात हो चुकी थी। मेरे शरीर का वजन भी कम हो चुका था। मुझे इस चीज़ का कारण समझ में नहीं आ रहा था। एक शाम की बात है, मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर एक कमरा बंद रहता था जिसमें से कोई सिगरेट पी रहा हो ऐसे धुआं निकल रहा था। मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। मैं वो देख के थोड़ा घबरा गया, पर सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस आ गया। जब मैंने आधी रात को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि शायद आप नहीं मान पाओगे। हुआ यूँ कि मैं सो रहा था। तकरीबन 1:30 बजे की बात है। मैं अच्छे से अपने ब्लैंकेट ओढ़े सोया हुआ था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी ब्लैंकेट खींच रहा हो। और उस टाइम पे मेरा जो रूममेट था वो अपने गांव गया हुआ था। यह बात दिसंबर की थी, ठंड भी थी। मुझे लगा कि शायद कोई मेरा ब्लैंकेट खींचने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे रूम में तो कोई भी नहीं था और मेरा रूम भी लॉक्ड था। सच बोलूँ तो उस टाइम पे मैं जितना डरा हूँ उतना शायद मैं कभी भी नहीं डरा होऊंगा। मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए उठ गया और दरवाज़ा खोल के बाहर भाग गया। मेरी आवाज़ सुन के दूसरे रूम के लोग भी मेरे पास आ गए और उन्होंने जब मेरे रूम में देखा तो मेरे रूम में उन्होंने एक बिल्ली को देखा। पर यह कैसे हो सकता है? जब मैंने डोर बंद किया तो मेरे रूम में ना तो कोई बिल्ली थी ना तो कोई ऐसा जानवर जो कि मेरे ब्लैंकेट को खींच सके। और वो ताकत इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता। या तो फिर यूँ कहो कि एक 16 साल के लड़के के लिए वो ताकत को झेलना नामुमकिन था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अब तो हद हो चुकी थी। हुआ यूँ कि एक दिन मैं अपने कपड़े धो रहा था और नहा रहा था। आपको तो हॉस्टल्स के बारे में पता ही होगा। दोपहर का समय था, तकरीबन 2 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि यही अच्छा टाइम है कि मैं अपने कपड़े धो लूँ और अच्छा सा 15-20 मिनट तक नहाने बैठ जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्टल में कोई भी नहीं रहता था। मैं अच्छे से नहा सकता था। तो हुआ यूँ कि मैं अपने कपड़े धो रहा था। अचानक से किसी ने बाहर से लाइट बंद कर दी। आपको तो पता ही होगा, ज़्यादातर हॉस्टल्स में बाथरूम के बाहर ही लाइटें होती है। तो मुझे लगा कि शायद कोई हॉस्टल में आ गया है। तो मैंने ज़ोर से चिल्ला के कहा, लाइट चालू करो यार, कौन है वहाँ? तो तुरंत ही लाइट चालू हो गई, पर तकरीबन 5 मिनट में ही वो लाइटें फिर से बंद हो गई। मुझे अब गुस्सा आ रहा था, तो मैंने ज़ोर से बोला, कौन है? और मैं बाहर निकल गया। पर जब मैंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था और मैं पीछे मुड़ के अपने बाथरूम में ही आ रहा था कि अचानक से मैंने एक साये को देखा। सच बोलूँ तो मैं बहुत डर चुका था। मेरे बालों को पकड़ के मुझे एक थप्पड़ मार दी। यह बात भले सुनने में आपको डरावनी ना लगे, पर मैं वो अनुभव करके डर चुका था।
मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं नीचे गिर गया था। अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। मैं टॉवल में ही ऊपर आ गया और 2 घंटों तक वही बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद हॉस्टल का ही एक लड़का आ गया। मैं थोड़ी हिम्मत करके अपने रूम में गया और सारी चीज़ें पैक करके अपने ही एक रिलेटिव के घर चला गया। फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके कहा कि या तो फिर आप मेरी हॉस्टल चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने घर आ जाऊंगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। फिर वो मुझे हॉस्टल ले गई और कहा कि तुम अपने स्कूल जाओ, तब तक मैं देखती हूँ कि यहाँ चीज़ें क्या है। मैं जब हॉस्टल से वापस आया तो मेरी मम्मी सामान पूरा पैक करके तैयार ही बैठी थी। 6 महीनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने भी वो साया देखा है और वो साया अच्छा नहीं था, वो एक बुरा साया था। पर अब क्या करते, कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जितना भी नुकसान चाहिए था वो अब हो चुका था। मुझे जॉन्डिस हो गया था। महीनों तक मैं बेड पे ही पड़ा रहा और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में तो आप भूल ही जाइए। इन सब घटनाओं से मैंने एक सीख तो सीख ली, हमें कभी भी इन चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए और ना तो इन चीज़ों का मजाक उड़ाना चाहिए। अब मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। मेरी शादी हो चुकी है, मैं और मेरी पत्नी खुश रहते हैं, सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। अब मेरे पापा को जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़िद्दी और मस्तीखोर लड़का था। अक्सर हमारे पड़ोसी मेरी कंप्लेंट लेके मेरे मम्मी पापा के पास आते, इसलिए वो कभी कभी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते थे। पर मेरे पापा अब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, हम लोग अब अच्छे से रह रहे हैं। बाकी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताए तो आप उनका मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कोई कैसे वक्त से गुजर रहा हो। सुनने में तो मजाक लगेगा, पर ये तो वही जानता है जिस पे ये चीज़ें गुजर चुकी है। हर बार ये कोई दिमागी बीमारी नहीं होती, कभी कभी चीज़ें सच होती है। भरोसा करना सीखिए। बस इतना ही कहूँगा आपसे। मेरा नाम नेमान अशरफ है, मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मेरी जॉब एक अस्पताल में लगी थी। मुझे एक कैदी की रखवाली करनी थी। वो कैदी बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, तो इसीलिए उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं उस कैदी पे नज़र रखूं, ताकि वो कैदी भाग ना जाए। पहले 3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मैं शाम के 4 बजे आता और 12 बजे तक मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती। सच बोलूँ तो ये काम मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मेरी नॉर्मल ड्यूटी 12 घंटे की थी और ये ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की थी, इसलिए मुझे ये जॉब ठीक लग रहा था। पहले 3 दिन सब कुछ ठीक था। जब भी मुझे बोर होता तो मैं कोई ना कोई अखबार पढ़ता या तो फिर फ़ोन में यूट्यूब देखकर अपना टाइम पास करता। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस पेशेंट के बारे में आपको बताऊँ तो वो पेशेंट बहुत डरावना था। उसके शरीर के अंदर खून की एक भी बूंद ना हो, ऐसा था वो पेशेंट। उसके पतले पतले हाथ थे और उसका पेट तो बहुत अंदर जा चुका था। उसकी हड्डियां मुझे अच्छे से दिख रही थी। वो मरीज सारा दिन सामने की दीवार पे ही देखता रहता। उसकी आंखें यहाँ से वहाँ कभी नहीं होती थी। वो सिर्फ आगे एक दीवार को देखता और उसी को ही घूरते रहता। चौथे रात की बात है। रात को मैं ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था। वो कैदी अभी भी सामने वाली दीवार को देख रहा था। मेरी और उसकी दूरी 3 फीट की थी। मैं एक बेंच पे बैठ के उस कैदी पे नज़र रख रहा था। अचानक से उस कैदी ने, सच बोलूं तो वो आंखें मैं अभी भी नहीं भूल सकता। मुझे सारे लोगों पे दया आ जाती थी, पर इस कैदी पे मुझे दया नहीं आ रही थी।
सच बोलूँ तो वो मरीज कम भूत ज़्यादा लग रहा था। वो मुझे ही ऐसे घूर रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट तक ऐसे ही घूरने के बाद मैंने मेरी पलकें झपकाई। मैं अब डर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं उठे ना, कुछ कर देना, क्योंकि उस टाइम पे मेरी नई नई जॉब लगी थी। मैं 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही 12 बजते दूसरी शिफ्ट के लिए मेरी जगह दूसरा एक पुलिस वाला आ जाता था जो कि इस पे नज़र रखता था। वैसे 12 बज चुके थे, फिर भी उस पुलिस वाले का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं ऊपर वाले से यही प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो आ जाए जल्दी। तकरीबन 12:10 को वो पुलिस वाला आ गया। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उस पुलिस वाले को रजिस्टर थमा के मैं अपने घर की तरफ निकल गया। हमारा घर कुछ ऐसा है कि तकरीबन 10-15 मिनट तक मुझे चल के जाना पड़ता था। ऑटो वाले ने मुझे रोड पे छोड़ा। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हो कि मेरी गली कैसी है। पूरी गली एकदम से सुनसान होती है, क्योंकि मैं तकरीबन 1:30 बजे तक अपने घर तक पहुंचा था। वो गली एकदम से डरावनी हो गई थी। मेरे हमेशा की आदत थी, मैं हमेशा ही रात को देरी से आता था, क्योंकि आपको तो पता ही है पुलिस वालों का काम कैसा होता है। मैंने फिर अच्छे से देखा तो मुझे कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमारे गली वाले एकदम कंजूस थे। वो कभी भी अपने घर के बाहर एक भी बल्ब जला के नहीं रखते थे। मेरी माँ मेरे लिए बल्ब जला के रखती थी, क्योंकि मेरी माँ को पता था कि मैं हमेशा से ही लेट आता हूँ, तो कभी कभी मेरे लिए जागती भी थी। मैंने फिर थोड़े कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि मैंने एक आदमी को देखा। शायद उसकी उम्र 40-50 साल के बीच की होगी। वो एक साइड से झुक के चल रहा था। कोई दूसरी गली का होगा, इसमें डरने की क्या बात है। मैं फिर थोड़ा कदम आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि थोड़े कदम आगे चल जाऊंगा तो मैं इसको क्रॉस कर लूँगा। अचानक से वो आदमी मेरे ही पास आने लगा। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे अब भागना चाहिए, कुछ बुरा घटने वाला है। मैं मेरे मन में ही सोच रहा था कि ये पक्का इंसान ही होना चाहिए, ये भूत नहीं होना चाहिए। वैसे मैं थोड़ा डरता भी था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने भूतों के बारे में बहुत सुना था। आप भी इमेजिन कर सकते हो कि एक भूत को इमेजिन करना और एक भूत को अपने सामने देखना, इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। मैं पूरी गली में सिर्फ अकेला था। मैं ऐसे ही चलते जा रहा था। अचानक से मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस आदमी को क्रॉस किया, मैं उसका चेहरा देख के जैसे जम गया था, क्योंकि वो वही आदमी था, वो अस्पताल वाला आदमी। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके और अपने घर के पास पहुंच के बेल मारने लगा। मैं ऊपर वाले से यही प्रे कर रहा था कि मेरे पापा जल्दी दरवाज़ा खोल दे, वरना पता नहीं मेरी हालत क्या होगी। अब वो आदमी मेरे ही पास आ रहा था। मेरा डर बढ़ते जा रहा था। मेरी धड़कनें तेज़ होते जा रही थी। तकरीबन 3 या 4 कदम ही वो आदमी दूरी पर होगा कि मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला और मैंने दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। मेरे मम्मी पापा से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो खाली पीली ये लोग टेंशन में आ जाएंगे। फिर मैं खाना खा के अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की खिड़की उस गली के आगे खुलती है। मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है, इसलिए मैंने मेरे घर की लाइटें बंद कर दी और फिर बाहर देखने लगा, पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। सच बोलूँ तो वो मेरे ज़िंदगी का
सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लूँ कि हालत क्या है। जैसे ही मैंने मेरा मोबाइल लिया, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज पहले से ही आ चुका था। वो मैसेज वही पुलिस वाले का था जो कि उस मरीज के ऊपर नज़र रखने वाला था। उसने मुझे मैसेज करके कहा था कि कल से ड्यूटी पर मत आना, क्योंकि तुम्हारे जाते ही वो आदमी मर गया, उसकी जान चली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल का दिन आराम करके परसों से अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर दो। मैं वो देख के और चौंक गया था, क्योंकि मैंने जिसे देखा था वो इंसान नहीं था। ये कहानी तब की है जब मेरी ड्यूटी एम्स में लगी थी। तकरीबन आधी रात का समय था। जहां आईसीयू होता है वहां पेशेंट्स की सुधार का रिपोर्ट देख रहा था। अचानक से ही मुझे एक पेशेंट की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचा लो, डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने जब आगे जाके देखा तो वहाँ आईसीयू के 4 बेड्स थे। उनमें से 3 बेड के पेशेंट सोए हुए थे। दूसरी चौथी बेड का पेशेंट उठ गया था। उसने जब मुझे देखा तो मुझे कहा कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं फिर उसके पास गया। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा कि डॉक्टर मेरी जान को खतरा है, वो लोग मुझे ले जाएंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं वो चुप हो गया। वो पेशेंट को ब्लड कैंसर था और कोई भी चांस नहीं था कि वो बच भी पाएगा। वो फिर से चिल्लाने लगा। उसने मेरे हाथ ज़ोर से पकड़ लिए और कहा कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे अकेला मत छोड़ो, वो लोग आ गए हैं। उनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने और मेरे सामने आके पी रहे हैं। डॉक्टर, मैंने फिर आसपास देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने अचानक से कहा कि डॉक्टर हिलना मत, वो तुम्हारे पास ही खड़े हैं, डॉक्टर हिलना मत। वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। मैंने सोचा कि शायद इसे भ्रम हो रहा है। तभी नर्स आ गई। उसने फिर पेशेंट को संभाल लिया। मैंने फिर वहाँ जाके खिड़की को बंद कर दिया और लॉक कर दिया और नर्स से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस खिड़की को मत खोलना, और उस पेशेंट को बोल के चला गया कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, खिड़की बंद है। फिर वो पेशेंट सो गया। अचानक से ही थोड़ी देर के बाद नर्स ने मुझे बुलाया और कहा कि पेशेंट को खून की उल्टियाँ हो रही है। जाहिर है उसे ब्लड कैंसर था, तो खून की उल्टियाँ आना कॉमन बात थी। फिर मैंने उस पेशेंट को सीपीआर देने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो पेशेंट मर चुका था और जब मैंने खिड़की देखी तो खिड़की खुली थी। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो हुआ यूँ कि कभी कभी जब छुट्टियां होती है तो मैं अपने घर जाता हूँ। बात करें मेरे घर की तो मेरा घर बहुत बड़ा है, तो जब भी मैं घर जाता तो मैं ऊपर वाले कमरे में सोता, जिसमें कि एक बालकनी है जो दरवाज़ा खोलने पर खुलती है। हमारे घर के पास ही एक छोटा घर है और उसके पास एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। उस टाइम पे इंटरनेट सभी को नहीं मिलता था। मेरे लैपटॉप में बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भरी रहती थी। आपको तो पता ही है, जो भी हॉस्टल में रहता है वो लोग देर से सोते हैं, तो मुझे भी देर से सोने की आदत हो गई थी। मैं फिर मूवी देखने लगा। तकरीबन रात के 2 बजे मेरी मूवी ख़त्म हो गई। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दूसरी मूवी स्टार्ट करके थोड़ा देख के सो जाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरी मूवी स्टार्ट करने गया, मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं वो आवाज़ सुन के थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, सब लोग बड़े ही लोग थे। मैंने सोचा कि
मुझे भ्रम हो रहा है। इसलिए ज़्यादा सोचे बिना ही मैंने दूसरे रूम का दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, पर वहाँ कोई भी नहीं थी। और हाँ दोस्तों, और एक बात है, रात होते ही मुझे मेरे रूम में अंधेरा ही करना पसंद था। मुझे उजाला पसंद नहीं रहता था। इसलिए मैंने सारी लाइटें बंद की हुई थी और सिर्फ मेरे लैपटॉप की ही लाइट वहाँ थी। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। वो शांति नॉर्मल नहीं थी, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो, ऐसी शांति मुझे महसूस हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि पक्का मुझे भ्रम ही हुआ है। इसलिए मैं अपने लैपटॉप के पास गया और लैपटॉप बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही सोने लगा, तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ एकदम से क्लियर सुनाई दे रही थी। मैं मेरी ज़िंदगी में अब तक कभी नहीं डरा था, पर लाइफ में पहली बार मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि मैंने फिर वहीं बालकनी वाली खिड़की से एक साए को यहाँ वहाँ चलते हुए देखा। वो मेरे लिए डरावना था, क्योंकि मैं ऊपर रहता था और बालकनी में कोई भी नहीं आ सकता था, चोर भी नहीं। मैंने फिर सोचा कि पक्का मुझे भ्रम हो रहा है। मैं थोड़ा डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहली बार ऐसी चीज़ें अनुभव करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं डर गया था। मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने जैसे तैसे करके पूरे घर की लाइटें चालू करने की कोशिश की, पर लाइटें चालू ही नहीं हो रही थी। शायद लाइट नहीं थी। मैंने फिर अपने फ़ोन की टॉर्च को चालू किया और बालकनी में चला गया, पर बालकनी में कोई भी नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया था, क्योंकि अभी अभी मैंने एक साया देखा था और जब मैंने बाहर जाके देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। ये कहानी भले ही आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही लंबी कहानियाँ सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू दोस्तों।